कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है कि आज़ादी के लिए जान की बाजी लगा दी जाए और जीत भी मिल जाए। लेकिन लेकिन कुछ ही सालों बाद ये एहसास हो कि गुलामी पहले से भी बदतर हो गई है। हाँ, और सबसे भयानक बात तो यह है कि नए शोषक कोई बाहरी नहीं होते, बल्कि वही लोग होते हैं जो कल तक आपके साथ आज़ादी के नारे लगा रहे थे। बिल्कुल सही कहा। द डीप डाइव में स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प और सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला विषय है। बहुत ही गहरा विषय है आज का। हाँ, आज हमारे पास जॉर्ज ऑरवेल के मशहूर कहानी एनिमल फार्म यानी जानवरों के खेत पर आधारित एक विस्तृत सारांश है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि इस कहानी में क्या हुआ, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया को, उस मनोविज्ञान को समझना है कि कैसे एक नेक इरादे से शुरू हुई क्रांति समय के साथ बिल्कुल उसी तानाशाही में बदल जाती है जिसे खत्म करने के लिए वो शुरू हुई थी। और ये एक ऐसा पैटर्न है जो इतिहास में बार बार देखने को मिलता है। एकदम ठीक है, इसे थोड़ा समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने खेत से, जहां का मालिक मिस्टर जोन्स है, जो काफी शराबी और लापरवाह इंसान है। हद से ज्यादा लापरवाह। हाँ, एक रात वो नशे में जानवरों को भूखा छोड़कर सो जाता है और यहीं से बगावत की वो चिंगारी सुलगती है जिसकी रूपरेखा एक 12 साल के बहुत ही समझदार सुअर ने तैयार की थी, जिसे सब बूढ़ा मेजर कहते थे। मेजर सारे जानवरों को इकट्ठा करता है और एक ऐतिहासिक भाषण देता है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि उस भाषण में बगावत के बीज कितनी चतुराई से बोए गए थे। बूढ़ा मेजर एक बहुत ही स्पष्ट और उमंग, लोक लुभावन विजन सामने रखता है। मतलब वो उन्हें एक सपना दिखाता है। बिल्कुल। वो पूरी भीड़ को ये विश्वास दिलाता है कि उनकी इस दुख भरी गुलामी वाली जिंदगी की इकलौती जड़ सिर्फ और सिर्फ इंसान है। उसका तर्क एकदम सीधा था कि इंसान कुछ पैदा नहीं करता, ना वो दूध देता है, ना अंडे देता है, वो हल भी नहीं खींच सकता, वो बस सब कुछ चट कर जाता है। कि सारी जटिल समस्याओं का दोष किसी एक दुश्मन पर मढ़ देना। हाँ, और इसी भाषण में मेजर उन्हें एक ऐसा यूटोपिया दिखाता है, एक ऐसा आदर्श भविष्य जहाँ इंसान होंगे ही नहीं। वो उन्हें इंग्लैंड के जानवर नाम का एक पुराना गाना भी सुनाता है। और उस गाने के बोल इतने जोश से भरे हैं कि सारे जानवरों से बार बार गाते हैं, एक ऐसा सुनहरा कल जहां गेहूं, जौ, चारा सब जानवरों का होगा। और फिर सच में वो दिन आ ही जाता है। मिस्टर जोन्स की लापरवाही से तंग आकर भूखे जानवर सच में बगावत कर देते हैं। जोन्स और उसके आदमियों को खेत से खदेड़ दिया जाता है। वो भी हमेशा के लिए। हाँ, और वे खेत का नाम पुराना खेत से बदलकर जानवरों का खेत यानी एनिमल फार्म रख देते हैं। पता है, ये बिल्कुल एक नए स्टार्टअप की तरह लगता है मुझे। एक स्टार्टअप की तरह। ये तुलना काफी दिलचस्प है। कैसे भला? मतलब जैसे एक नए स्टार्टअप में होता है ना, जहाँ एक विजनरी फाउंडर था जो अब नहीं रहा, लेकिन उसने एक शानदार मिशन पीछे छोड़ दिया है। शुरुआत में सब बराबर होते हैं। हाँ, समझ गया। बिल्कुल सटीक कहा। और हर नए स्टार्टअप या नए समाज की तरह उन्हें भी कुछ बुनियादी उसूलों की जरूरत थी। जीत के तुरंत बाद वे उस नई व्यवस्था को चलाने के लिए बड़े तबेले की काली दीवार पर 7 नियम लिखते हैं। वो 7 नियम जो उनके नए समाज का आधार बनने वाले थे। बिल्कुल। जैसे जो 2 पैरों पर चलता है वो दुश्मन है, जो 4 पैरों पर चलता है वो दोस्त है, कोई जानवर कपड़े नहीं पहनेगा, कोई बिस्तर पर नहीं सोएगा, कोई शराब नहीं पिएगा और कोई जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। और सबसे अहम नियम, सब जानवर बराबर हैं। हाँ, एक पूरी तरह से समान अधिकारों वाला समाज। शुरुआत में तो सब कुछ एकदम जादुई लगता है। कोई पदानुक्रम नहीं है, मतलब कोई बॉस नहीं है। जानवर इंसानों से भी बेहतर खेती करते हैं। और पहली फसल बहुत शानदार होती है। बिना इंसानों के उनका खाना उन्हें ज्यादा स्वादिष्ट भी लगता है। सभी बिना किसी स्वार्थ के दिन रात काम करते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिकती नहीं है। एक छोटी सी घटना होती है जो पूरे खेत का भविष्य तय कर देती है। हाँ, वो दूध और सेब वाली घटना। बिल्कुल, सारा ताजा दूध और सेब अचानक गायब होने लगते हैं और बाद में पता चलता है कि सुअरों ने उसे सिर्फ अपने लिए रख लिया है। यहीं से बराबरी के उन 7 नियमों में दरार आनी शुरू होती है। ये तानाशाही का पहला चरण है, विशेषाधिकारों की शुरुआत। और कोई सवाल नहीं उठाता। सवाल उठते हैं, लेकिन इस दरार को ढकने के लिए, इस विशेषाधिकार को सही ठहराने के लिए एंट्री होती है स्क्विलर नाम के एक सुअर की। स्क्विलर कोई आम सुअर नहीं है,
वो इस नई व्यवस्था का प्रोपेगेंडा मंत्री है। मतलब सूचनाओं को कंट्रोल करने वाला। हाँ, उसके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी बातों से काली चीज को भी सफेद साबित कर सकता है। रुको रुको, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। स्क्विलर ऐसा क्या कहता है कि बाकी जानवर मान जाते हैं? क्या वे सच में इतने नासमझ थे कि वे इस चालाकी को नहीं पकड़ पाए? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। मतलब कल ही तो उन्होंने इंसानों को खेदेड़ा था, अचानक वे सूअरों को सारा दूध और सेब कैसे लेने दे सकते हैं? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है और इसका जवाब मानव मनोविज्ञान के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में छिपा है। स्क्वेलो सीधे तौर पर ये नहीं कहता कि सूअर बेहतर हैं। तो वो क्या कहता है? वो गैसलाइटिंग यानी मानसिक हेरफेर का इस्तेमाल करता है। वो बाकी जानवरों से कहता है कि सूअर दिमाग चलाने वाले लोग हैं। वो कहता है कि वे दूध और सेब किसी मजे के लिए नहीं खा रहे हैं, बल्कि ये उनकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है ताकि वे खेत का प्रबंधन कर सकें। अच्छा, मतलब वो उस विशेषाधिकार को एक बलिदान का नाम दे देता है। एकदम सही। वाह, मतलब हम ये मजे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। ये तो वैसा ही है जैसे आज कोई बड़ी टेक कंपनी रातों रात अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के नियम चुपचाप बदल दे और फिर कहे कि ये सब आपकी ही सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। बहुत ही प्रासंगिक तुलना है। और अगर ये तर्क काम नहीं करता तो स्क्वीलर अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करता है, डर। डर? किस चीज का डर? वो कहता है, क्या तुम चाहते हो कि जोन्स वापस आ जाए? मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो तानाशाह हमेशा एक बाहरी दुश्मन का डर बनाए रखते हैं। यहां वो दुश्मन मिस्टर जोन्स है, ताकि लोग अंदर की कमियों पर ध्यान ना दें। बिल्कुल। जब समाज को लगातार ये डराया जाए कि एक बड़ा दुश्मन दरवाजे पर खड़ा है, तो लोग अंदर की कमियों, नेताओं के विशेषाधिकारों और उनके झूठ पर सवाल उठाना बंद कर देते हैं। इसी डर ने जानवरों की आलोचनात्मक सोच को पूरी तरह से दबा दिया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मनोवैज्ञानिक नियंत्रण तो स्थापित हो गया, लेकिन सिर्फ मनोवैज्ञानिक नियंत्रण से काम नहीं चलता है ना? कहानी अब शारीरिक ताकत और हिंसा की तरफ बढ़ती है। हाँ, क्योंकि हर तानाशाही को अंततः ताकत की जरूरत होती है। खेत में दो सबसे प्रभावशाली सुअर उभर कर आते हैं, स्नोबॉल और नेपोलियन। हमारे उसी स्टार्टअप वाले उदाहरण को आगे बढ़ाएं तो स्नोबॉल उस आइडियलिस्टिक टेक लीड की तरह है जो नई योजनाएं बनाता है, समाज का जीवन आसान बनाने के लिए विंडमिल या पवन चक्की बनाने के सपने देखता है। बहुत ही रचनात्मक विचारों वाला नेता। हाँ, लेकिन नेपोलियन एक ऐसे रूथलेस इंसान की तरह है जो चुपचाप बस सत्ता हथियाने की फिराक में है। नेपोलियन बहुत अच्छी तरह जानता है कि सिर्फ तर्कों और अच्छे विचारों से सत्ता नहीं टिकती। तानाशाह कभी भी तर्कों के आधार पर बहस नहीं जीतते, वे हिंसा पर एकाधिकार स्थापित करते हैं, जिसे मोनोपोली ऑन वायलेंस कहते हैं। बिल्कुल। जब स्नोबॉल विंडमिल के फायदे गिना रहा था और सब उसकी तारीफ कर रहे थे, नेपोलियन बहस नहीं करता। बिल्कुल। उसने बहुत पहले ही कुछ पिल्लों को उनकी माओं से अलग ले जाकर गुप्त रूप से पाला था। अरे बाप रे, हाँ, वे अब खूनखार कुत्ते बन चुके हैं। नेपोलियन का सिर्फ एक इशारा होता है और वे 9 खूंखार कुत्ते स्नोबॉल पर हमला कर देते हैं। स्नोबॉल को अपनी जान बचाकर खेत से भागना पड़ता है। मतलब तर्क और विचारों की हार होती है और क्रूर ताकत की जीत। और इसके तुरंत बाद नेपोलियन का असली चेहरा सामने आता है। वो पंचायतें बंद कर देता है। हाँ, अब कोई वोटिंग नहीं होगी, कोई बहस नहीं होगी। सारे फैसले सुअरों की एक खास मंडली लेगी जिसके मुखिया नेपोलियन खुद हैं। और मजे की बात देखिए, जो विंडमिल नेपोलियन को पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी, स्नोबॉल के जाने के बाद वो ऐलान करता है कि विंडमिल बनेगी। और यहीं से शुरू होती है मजदूरों के शोषण की नई कहानी। विंडमिल बनाने में जानवरों की कमर टूट जाती है, वे भूखे पेट बड़े बड़े पत्थर ढोते हैं। लेकिन जब एक भयंकर तूफान में वो आधी बनी विंडमिल गिर जाती है तो अपनी नाकामी मानने के बजाय वो क्या करता है? वो एक पल की भी देरी किए बिना इसका सारा इल्जाम स्नोबॉल पर मढ़ देता है। ये बलि का बकरा बनाने की चरम सीमा है। स्नोबॉल अब एक भूत बन गया है। जब भी व्यवस्था नाकाम होती है, अगर चाबी खो जाए, गायों का दूध कम हो जाए, मुर्गियों के अंडे टूट जाए या फसल खराब हो जाए, तो सारा इल्जाम उस अदृश्य दुश्मन स्नोबॉल पर लगा दिया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि जनता का गुस्सा और हताशा असल नेतृत्व से हमेशा भटक जाती है। बिल्कुल, सारा गुस्सा उस गायब दुश्मन पर निकल जाता है।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ किसी को दोष देने की बात नहीं है, ये असल में वास्तविकता और इतिहास को फिर से लिखने की प्रक्रिया है। इतिहास को फिर से लिखना कैसे? याद है, इंसानों की लड़ाई में स्नोबॉल बहुत बहादुरी से लड़ा था, उसने गोलियां खाई थी, ये सबने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन धीरे धीरे स्क्वीलर के जरिए सूचना और याददाश्त को तोड़ा मरोड़ा जाता है। अच्छा, ये अफवाह फैलाई जाती है कि स्नोबॉल तो शुरू से ही जोन्स का जासूस था। इतिहास को मिटाने और बदलने का ये खेल सच में बहुत डरावना है। जो आंखों देखा सच था उसे भी झूठ साबित कर दिया जाता है, और जो इस नए सच को नहीं मानता उसका क्या होता है? नेपोलियन खूनी खेल शुरू करता है, वो जानवरों से झूठे जुर्म कबूलवाता है कि वो स्नोबॉल के साथ मिले हुए थे। मतलब उनसे जबरदस्ती कहलवाया जाता है। हाँ, और फिर उसके कुत्ते बेरहमी से उन जानवरों के गले फाड़ देते हैं, पूरा खेत खून से लाल हो जाता है। और तो और उस इंग्लैंड के जानवर गाने पे भी पाबंदी लगा दी जाती है। पाबंदी क्यों? वो तो उनका एंथम था। पाबंदी लगाना बहुत जरूरी था नेपोलियन के लिए, क्योंकि वो गाना बगावत और एक बेहतर कल की उम्मीद का प्रतीक था। तानाशाह को सबसे ज्यादा डर उम्मीद से ही लगता है। अब नेपोलियन नहीं चाहता कि जानवरों के अंदर कोई और बगावत पनपे। ये बहुत ही गहरी बात है। और इसी डर के माहौल में इतिहास और नियमों को बदलने का सबसे भयानक नतीजा बॉक्सर नाम के घोड़े के साथ हुए धोखे में दिखने को मिलता है। बॉक्सर इस कहानी का शायद सबसे दुखद और शक्तिशाली किरदार है। वो खेत का सबसे ताकतवर जानवर है। इतनी ताकत है कि अगर वो एक बार दुलत्ती मार दे तो नेपोलियन के कुत्ते भी दूर जा गिरे। बिल्कुल। लेकिन उसके पास हर मुश्किल के बस दो ही जवाब है। पहला, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, और दूसरा, नेपोलियन हमेशा सही होता है। और दुर्भाग्य से उसकी यही अंधी वफादारी उसका सबसे बड़ा कमजोर पहलू बन जाती है। वो ये देख ही नहीं पाता कि जिन नियमों के लिए उसने इंसानों से लड़ाई की थी, उन्हें दीवार पर चुपचाप बदला जा रहा है। नियमों में शब्दों का हेरफेर किया जा रहा था ना। हाँ, जब सुअर दूसरे जानवरों को मारते हैं तो नियम कोई जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा में चुपके से जोड़ दिया जाता है, बिना वजह। अरे, जब सुअर इंसानों के बिस्तर पर सोते हैं तो नियम हो जाता है चादर वाले बिस्तर पर। और बॉक्सर वो बस अपनी कमर तोड़ मेहनत करता रहता है, बिना कोई सवाल किए। लेकिन उसकी इस अथक मेहनत का सिला क्या मिलता है उसे? पत्थर ढोते ढोते बॉक्सर का शरीर टूट जाता है, उसके फेफड़े जवाब दे देते हैं। नेपोलियन हमदर्दी का नाटक करता है और कहता है कि वो उसे शहर के सबसे अच्छे अस्पताल भेज रहा है। वो पल कहानी का सबसे भारी पल है। हाँ, जब गाड़ी आती है तो गधा बेंजामिन, जो पढ़ना जानता है, गाड़ी पर लिखे शब्द पढ़ लेता है। उस पर लिखा होता है, घोड़ा काटने वाला और कसाई। वो दृश्य सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्लोवर और बाकी जानवर गाड़ी के पीछे भागते हैं, चीखते हैं, बॉक्सर को गाड़ी तोड़ने के लिए कहते हैं। और बॉक्सर कोशिश भी करता है, लेकिन अब उसके शरीर में ताकत ही नहीं बची है, बहुत देर हो चुकी होती है। बॉक्सर को कसाई के हाथों बेच दिया जाता है और उस पैसे से सुअर अपने लिए शराब की पेटी खरीदते हैं। ये हिस्सा दिमाग को पूरी तरह झकझोर देता है। बॉक्सर की इतनी वफादारी, उसका खून पसीना, कुछ काम नहीं आया। क्या उसकी यही अंधी वफादारी ही उसकी मौत का कारण बन गई? यह एक बहुत कड़वा और निर्मम सच है। बिना आलोचनात्मक सोच के की गई मेहनत, बिना सवाल पूछे गई वफादारी शोषकों के लिए सबसे बड़ा हथियार होती है, क्योंकि वो उसका फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। बॉक्सर ताकतवर था, लेकिन उसने अपने सोचने समझने की ताकत नेपोलियन को सौंप दी थी। बॉक्सर का अंत यह साफ साफ बताता है कि तानाशाहों की नजर में कोई भी इंसान, या यहां कहें तो कोई भी जानवर, वफादार दोस्त नहीं होता। सब बस इस्तेमाल की चीजें होती हैं। हाँ, जब उपयोगिता खत्म तो इंसानियत खत्म, उन्हें बस मुनाफे में बदल दिया जाता है। और इसके बाद कहानी सालों आगे छलांग लगाती है। कई साल बीत जाते हैं, बहुत से जानवर मर चुके हैं जिन्हें वो पुराना समय, वो पहली बगावत याद थी। जो नए आए हैं उनके लिए बगावत सिर्फ एक धुंधली सी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिस पर कोई चर्चा नहीं करता। खेत अमीर हो गया है, नई मशीनें आ गई हैं, काम भी बढ़ गया है, लेकिन जानवरों की हालत वैसी की वैसी है। भूख, ठंड और कोड़े की मार। और फिर एक दिन जानवर एक ऐसा दृश्य देखते हैं जो उनकी कल्पना से भी परे था। हाँ, सुअर जिन्होंने हमेशा इंसानों के दो पैरों पर चलने को सबसे बड़ा पाप बताया था, अब तबेले से बाहर निकलते हैं, अपने पिछले दो पैरों पर चलते हुए। उफ! स्क्वीलर लड़खड़ाते हुए चलता है और उसके पीछे नेपोलियन आता है, बिल्कुल इंसानों की तरह सीधा खड़ा होकर, और उसके हाथ में एक कोड़ा है। और जो भेड़ें पहले हर बात पर चिल्लाती थीं, 4 पैर वाले अच्छे, 2 पैर वाले बुरे, जिससे हर स्वस्थ बहस दब जाती थी, उन्हें अब एक नया नारा सिखा दिया गया है,
4 पैर वाले अच्छे, 2 पैर वाले और भी अच्छे। ये सिर्फ नियम का बदलना नहीं है, ये पूरी तरह से सच को पलट देना है। और जो बूढ़ी क्लोवर, जिसकी आंखें अब धुंधली हो चुकी हैं, बेंजामिन के साथ उस दीवार की तरफ जाती है जहां वो 7 नियम लिखे थे, तो वहां सब कुछ मिटाया जा चुका है। सब कुछ? हाँ, वो समानता का सपना, वो आदर्श समाज का विजन, सब साफ कर दिया गया है। अब दीवार पे सिर्फ एक ही नियम बचा है, सब जानवर बराबर हैं, पर कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा बराबर हैं। कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा बराबर हैं। ये लाइन अपने आप में पूरा सच बयां कर देती है। भाषा के साथ ऐसा खिलवाड़ कि भेदभाव को ही समानता का नाम दे दिया जाए। यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। और फिर कहानी के बिल्कुल अंत में हम देखते हैं कि सूअर अब इंसानों के कपड़े पहन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, पाइप पी रहे हैं, और एक रात वे आसपास के किसानों यानी इंसानों के साथ बैठकर ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। उन्होंने खेत का नाम भी वापस बदलकर पुराना खेत रख दिया है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ये कहाँ लाकर खड़ी कर देती है? इससे एक बहुत अहम सवाल उठता है। कहानी के उस आखिरी दृश्य पर गौर करना जरूरी है। बाहर खड़े गरीब भूखे जानवर खिड़की से अंदर देख रहे हैं, जहां वो पार्टी चल रही है। हाँ, अंदर एक भयानक झगड़ा हो रहा है क्योंकि इंसान और सूअर दोनों ने ताश के खेल में बेईमानी की है। बाहर खड़े जानवर कभी सूअर के चेहरे को देखते हैं, कभी इंसान के चेहरे को देखते हैं, और वो कुछ समझ नहीं पाते। सूअर से इंसान, इंसान से सूअर। लेकिन अब उनके चेहरों में कोई फर्क नहीं रह गया है। ये सिर्फ एक रूपक नहीं है, ये बताता है कि शोषक का रूप बदल गया है, नाम बदल गया है, लेकिन शोषण का ढांचा बिल्कुल वही है। मतलब जिन इंसानों की गुलामी से बचने के लिए उन्होंने अपना खून पसीना बहाया, अपनों को खोया, अब उन्हीं के बीच से निकले नेता बिल्कुल इंसानों जैसे ही बन गए हैं, बल्कि शायद उनसे भी ज्यादा क्रूर, क्योंकि वे ये सब समानता के नाम पर कर रहे हैं। ये सोचना के युग में और हर युग में समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता किसी भी महान आदर्श को निगल सकती है और कैसे भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, कैसे भाषा को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, कैसे अगर कोई समाज अपनी याददाश्त और इतिहास को संजोकर नहीं रखता तो नेता आसानी से सच को बदल सकते हैं। ये कहानी कोई पुरानी किताब का हिस्सा भर नहीं लगती, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब भी कोई प्रभावशाली व्यक्ति, कोई संस्था या कोई नेता ये कहे कि ये काम आपकी भलाई के लिए है, ठीक वैसे ही जैसे स्क्वीलर कहता था कि दूध और सेब उनके दिमाग के लिए जरूरी हैं, तो रुक कर सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। और सिर्फ सवाल पूछना ही नहीं, बल्कि ये भी समझना कि किसी भी विचारधारा या नेता के प्रति अंधी वफादारी अक्सर विनाश की तरफ ले जाती है। अधिकार कभी भी हमेशा के लिए नहीं मिल जाते, उन्हें हर दिन बचाकर रखना पड़ता है, हर दिन उन पर पहरा गहना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। तो इस पूरी गहन चर्चा के बाद एक झकझोर देने वाला विचार मन में आता है। वो क्या है? अगर आसपास के नियम, बुनियादी मूल्य और आंखों देखा सच हर दिन थोड़े थोड़े करके बदले जा रहे हों, तो क्या गधे बेंजामिन की तरह उस बदलाव को समझते हुए भी चुपचाप किनारे खड़े रहना सही है? ये तो बहुत ही जटिल सवाल है। या फिर बॉक्सर की तरह बिना सवाल किए अपनी आंखें बंद करके बस और ज्यादा मेहनत करते रहना सही है? क्या खामोशी और अंधी वफादारी दोनों ही एक नए शोषक को जन्म नहीं देते? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इन सवालों को एक खुले विचार की तरह यहीं छोड़ते हैं।